नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल वास्तु की। इंडस्ट्रियल वास्तु का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक इंडस्ट्रीज में वास्तु करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाते, या एक्चुअल में रिजल्ट कितने दिनों के बाद मिलेंगे, ये कैसे तय किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कब हम इंडस्ट्री में बेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कब हम सिर्फ दिशाओं के हिसाब से फैक्ट्री को बैलेंस करते हैं, कब हम देवतास के हिसाब से करते हैं, और कब हमें जरूरत पड़ती है लैंड एनर्जीज को देखने की प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो एक ऐसा केस जिस केस में मैंने सभी स्टेप्स को लगभग 6 महीनों तक किया, उसके बाद जाकर उस फैक्ट्री को पूर्णतः सक्सेस मिली और वो कामयाब हुई। कैसे स्टेप बाय स्टेप एफआईआर के साथ में एक फैक्ट्री को इवैल्यूएट किया जाता है और फिर रिजल्ट दिए जाते हैं। इस बात से मैं स्टार्ट करता हूं कि ये जो फैक्ट्री आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या थी। ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने मुझे बोला कि मेरी मेजर प्रॉब्लम है, हालांकि ये जो पूरी फैक्ट्री है ये कामयाब नहीं है। इस फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती है। पहली बात, प्रॉफिट की तो मैं बात करता ही नहीं, वो तो आएगा तब जब हम प्रॉपर प्रोडक्शन करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, एफआईआर में मैंने प्रोडक्शन को टिक मार्क कर लिया। प्रॉपर प्रोडक्शन करेंगे, प्रॉपर लेबर रहेगी, प्रॉपर तरीके से काम चलेगा, उसके बाद हम सेल की सोचेंगे। हालांकि हमारा मटेरियल भी उतना अच्छा नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से सेल भी नहीं हो रही। इन सभी बातों को सुनने के बाद मैंने सबसे पहले बोला कि प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो क्या आपको फायदा है। उन्होंने बोला बिल्कुल, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तब हमारे जो रेट्स हैं, पर प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, वो कम हो जाएगी और उसके बाद हम सेल आसानी से कर पाएंगे या हम अपना सेल पर दिमाग लगा पाएंगे। अभी हमारा सारा फोकस प्रोडक्शन पे रहता है। लेबर डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, लेकिन जब वो काम करती है तो एफिशिएंसी पूरी नहीं आती। इसको करने के बाद सबसे पहला बेसिक स्टेप नक्शा बनवाना। मैंने उस पूरी फैक्ट्री का एक नक्शा बनवाया। नक्शा बनवाने के बाद छोटी छोटी डिटेलिंग, कहां पर ट्रक आते हैं, कहां पर ऑफिसेज हैं, कहां पर लेबर रहती है, कहां पर वो चलकर आते हैं, कहां पर मशीनरीज लगी हुई हैं और कहां पर फिर फाइनली एंड होती है ये पूरी फैक्ट्री। ये जो फैक्ट्री है ये बहुत लंबी फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री को इवैल्यूएट करने के बाद मेरे दिमाग में वास्तु के सबसे बेसिक नियम की बात आई। वास्तु का सबसे बेसिक नियम होता है कि कोई भी जगह 1:5 से ज्यादा बड़ी है तो उसमें बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। चाहे आपकी एंट्रेंसेस, चाहे आपकी किचन्स, चाहे आपकी टॉयलेट्स, चाहे आपके ऑफिसेज और सारा प्रोडक्शन यूनिट सही हो। 1:5 क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री की जो चौड़ाई है वो 10 फुट है और जो उसकी लंबाई है वो 50 फुट है। ये होता है 1:5। अगर आपके फैक्ट्री की चौड़ाई 100 फुट है और लंबाई 500 फुट है, 1:5 से जैसे ही ज्यादा हो जाती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनकी जो फैक्ट्री थी ये लगभग 200 फीट चौड़ी और लगभग 2000 फीट लंबी थी। इसको 1:5 में करने के लिए सबसे पहले मैंने उसको यहां पर कटवा दिया, जो कि 200 के 1:5 में अप्रोक्सीमेटली 1000 फीट के आसपास, 900 से 1000 फीट के आसपास मैंने उसको कटवा दिया। सबसे पहले जब मैंने इस पूरी की ग्रिड करके देखा था तो और कुछ प्रॉब्लम्स को भी इवैल्यूएट किया था। वो ग्रिडिंग कुछ इस प्रकार से दिखती थी। जब हमने इस पूरी फैक्ट्री को इवैल्यूएट किया तो ये पाया कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, इसमें बचते ही नहीं। और जो इनकी प्रोडक्शन यूनिट है ये पूरी की पूरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ जाती है, जिसके कारण इनकी प्रॉब्लम दिखाई देती है। और जो इनका फिनिश्ड गुड है वो सारा का सारा नॉर्थ के अंदर आ जाता है और ये सारे जोन्स हमारे पास हैं ही नहीं। और जो बेसिक प्रॉब्लम थी कि फैक्ट्री बहुत लंबी है, उसके कारण तो प्रॉब्लम आ ही रही थी। इन बातों को इवैल्यूएट करने के बाद में मैंने यहां पर लगभग 1000 फीट पे यहां पर एक स्ट्रिप डलवा दी। वो स्ट्रिप है ब्रास की। क्यों हम ब्रास की स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि जब भी जो नया सेंटर बनेगा उस सेंटर के हिसाब से जो स्ट्रिप यूज की गई है वो क्या होगी। आप पुराने सेंटर के हिसाब से कभी भी स्ट्रिप्स को जमीन में सेंटर चेंज करने के लिए नहीं डालते। जो नया सेंटर फ्यूचर में बनेगा उसके हिसाब से हमेशा स्ट्रिप का चयन किया जाता है। जब मैंने स्ट्रिप डाल दी उसके बाद में कुछ इस तरीके का सेंटर हमारे सामने आया। ये जो हमारे शेड थे, वर्किंग शेड, जो पहले
गलत थे, अब वो साउथ में एक्यूरेट पढ़ने स्टार्ट हो गए। साउथ में मशीनरी आते ही एक हैवीनेस आती है फैक्ट्री के अंदर, उस हैवीनेस से स्टेबिलिटी बनती चली जाती है, आपके प्रोडक्शन का नाम बनता चला जाता है। और दूसरी बात, इसके जो प्रोपोर्शंस थे वो 1:5 के लगभग पास आ गए, बहुत ज्यादा पास आ गए, जिसके कारण जो प्रॉब्लम थी वो दूर होती नजर आई। जब मैंने ये करवा दिया, ये करवाने के बाद मेरी उनसे बात हुई करीबन 1 महीने के बाद कि अब क्या चेंजेस हैं। इसे हम बोलते हैं बेसिक्स। ये बेसिक्स क्यों है? क्योंकि इसके बाद में एक सर्टेन लेवल के चेंज व्यापारी को समझ में आते हैं। उन्होंने बोला प्रोडक्शन के मामले में हम शायद कुछ ठीक जा रहे हैं, क्योंकि अभी 20 से 21 दिन ही हुए थे। उन्होंने बोला कि लेबर अब काम अच्छे से कर रही है, पूरा 100% दे रही है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, अब उम्मीद रखते हैं कि सेल भी अच्छी हो जाएगी। जैसे ही मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि इनकी फैक्ट्री में जो हमने किया है वो सही रास्ते पर जा रहा है, अब सेकंड स्टेप की बारी आती है। अभी तक हमने देवतास का या लैंड एनर्जीज का कोई काम नहीं किया था, बस फैक्ट्री में जाने से पहले उस फैक्ट्री की नाड़ी को, उस फैक्ट्री के तत्व को समझना जरूरी था। क्योंकि जब मैं वहां पर गया था, ज्यादा लंबी हो जाने के कारण वो फैक्ट्री तमस की थी। फैक्ट्री को छोटा करने के बाद उसको राजसिक बनाया गया। राजसिक बनाने के बाद में ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑफिस का ग्रिड हमने लगाया। ऑफिस में बहुत बड़ा चैलेंज मुझे देखने को मिला। वो चैलेंज कुछ इस प्रकार का था। सबसे पहले और आगे, सबसे पहले ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर एक पूरा कंपाउंड था। हमने उस कंपाउंड को ग्रिड किया। कंपाउंड ग्रिड करने के बाद में मुझे कोई खासे सिम्टम महसूस नहीं हुए। ना तो मुझे यहां के व्यापारी डिप्रेशन के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। प्रॉफिट्स की एक बात मुझे फिर भी महसूस हुई कि प्रॉफिट जो है उनके नुकसान में हो सकते हैं। रिलेशनशिप की या इनस्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी, पर कर्जे जरूर दिखाई दिए। ये वो हिस्सा है फैक्ट्री का जो हिस्सा ऑलरेडी पूरे कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करता था, पर फिर भी सिम्टम मैच कर रहे थे। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। इस हिस्से के अंदर आप देखोगे तो जिस कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं वो कंपाउंड है ये वाला। इस कंपाउंड के अंदर हमने सिम्टम्स मैच किए और वो इस तरीके से दिखने स्टार्ट हुए। इस कंपाउंड के अंदर ये एक एंट्रेंस बनती हुई नजर आई, जो कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी, जो एंट्रेंस कर्जे देती थी। तो इनकी फैक्ट्री में भी कर्जे थे जो कि पूरे कंपाउंड से मैच नहीं होते थे। इनके ऑफिस का जो गार्डन एरिया और ऑफिस यूनिट जहां पर बनी हुई थी उससे मैच होते दिखाई दे रहे थे। उसके बाद जब मैंने इसको ब्लॉक करवा दिया, बंद करवा दिया, इनको बैलेंस कर दिया, अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या था और कौन कौन सी ग्रिड लग सकती हैं? तो जो ऑफिस था जहां तक वो कंस्ट्रक्टेड था वहां तक हमने एक ग्रिड डेवलप की। उस ग्रिड के अंदर फिर से सिम्टम्स मैच करने की कोशिश करी, जिसके अंदर एक छोटा सा सिम्टम मैच होता था कि जो एक टॉयलेट थी वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आती थी। तो उनकी ये शिकायत आई कि इस टॉयलेट के कारण, हालांकि ये मेरा इवैल्यूएशन था कि इस टॉयलेट के कारण जो मेरी पूरी अट्रैक्शन है या जो मेरा प्रोडक्ट है उसको लेकर अभी ब्रांड अवेयरनेस नहीं है। लोग इस प्रोडक्ट के लिए उतना अच्छा फील नहीं कर रहे। कंपैरेटिवली जो मेरे लोकल ब्रांड्स हैं साथ में, उनके लिए ज्यादा अच्छा फील करते हैं। तो मुझे ये बात फिर भी समझ में आई। इस वक्त ये भी समझ में आया कि जो यहां के मेन व्यापारी थे वो कुछ यहां बैठा करते थे। तो ये भी समझ में आया कि वो भी ठीक है, वो भी सही जगह पर बैठे हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर से और अच्छे से सिम्टम मैच करने के लिए जो पूरी ऑफिस के मेन मैनेजर थे, जिनको मैं यूं कहूं जो मेन ऑनर थे, उनका ऑफिस क्या था और उनके रोल प्ले क्या थे, उसके लिए हमने एक और ग्रिड बनाई। वो ग्रिड थी ये ऑफिस। इस ऑफिस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों टॉयलेट्स को हमने यूज नहीं किया, सिर्फ इसी वाली को यूज किया। इन दो को यूज ना करते हुए सिर्फ एक को ही हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि यही वाली वो यूज कर सकते थे। क्योंकि ये साउथ में थी तो यहां से फिर से ब्रांडिंग समझ में आई और हमने यहां पर एक स्ट्रिप डाल दी, जिससे पूरी ग्रिड में जो वेस्ट में टॉयलेट आती थी और अब साउथ में आती थी, दोनों के सिम्टम्स खत्म होंगे और ये प्रॉब्लम से हम दूर हट जाएंगे। हमने यहां पर स्ट्रिप डाली
तो इस ऑफिस का सेंटर कुछ इस तरीके से आया। अब जो मालिक हैं वो साउथ में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ है, और इस पूरे ऑफिस को हमने बैलेंस किया। अलमीरा को, मंदिर को हमने नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कराया, अलमीरा को हमने वेस्ट में शिफ्ट कराया, और इस तरीके से पूरी फैक्ट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अभी तक सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। इसके बाद इस फैक्ट्री के ये सारे काम हो जाने के बाद लगभग 2 महीने बाद वो फैक्ट्री उड़ने लगी, फैक्ट्री में प्रॉपर सेल होने लगी, प्रॉपर प्रोडक्शन आने लगी। अब फिर से मैं मालिक के साथ में बैठने लगा। अब उनकी ये शिकायत आई कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से हमने इस फैक्ट्री को कभी लगाया था, जिस तरीके से हम कभी सोचते थे कि इस फैक्ट्री का हम इस्तेमाल करेंगे और वो प्रॉफिट कमाएंगे, जो प्रॉफिट जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो नहीं आ रहा। फिर से मेरे क्वेश्चन खड़े हुए कि ये क्यों नहीं हो रहा। रजस में जमीन को कन्वर्ट करने के बाद में वो फैक्ट्री का इनिशिएशन अच्छा हुआ, फैक्ट्री को बैलेंस करने के बाद में प्रॉफिट्स आए, लेबर सही तरीके से रुकी, उनका ब्रांड बन गया, क्वालिटी बेहतरीन हो गई। अब उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट मार्केशन है कि जिस प्रॉफिट के लिए हम आना चाहते हैं वो नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या है। उन्होंने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया कि इसका कारण यह है कि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, और शायद अभी भी जिस तरीके से और जितने अच्छे तरीके से हमारा नाम फैल रहा है, उस तरीके से लोग अगर इसको बाय करेंगे तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती है, मैं फुलफिल करता हूं इस बात को। तो इसमें मेरे 2 देवताज निकल के आए, एक आया विवस्वान और दूसरा आया मित्र। पर दिक्कत क्या है, इसको लगाएं कहां पर, इन दोनों को कौन सी ग्रिड में हम इस्तेमाल करेंगे कि वो देवताज काम करेंगे। तो हमने क्या किया, फिर से हम फर्स्ट ग्रिड के अंदर गए, फिर से हम फर्स्ट ग्रिड के अंदर गए कि क्या मैं देवताज को इसके अंदर लगाऊं। पर मुझे यह समझ में आया कि इस पूरे के अंदर देवताज लगाने से शायद वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि फुलफिलमेंट इस वाली यूनिट की तो पूरी हो रही है, रॉ मटेरियल की पूरी हो रही है, सिर्फ इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसकी पूरी नहीं हो रही। फिर मैं दोबारा मालिक के पास बैठा और मालिक से बात करी कि इस पूरी फैक्ट्री के अंदर कोर क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके कारण ही आप सब कुछ हो। तो उन्होंने बोला, भाई साहब ये तो बहुत आसान सी बात आपने पूछ ली। इस फैक्ट्री का कोर है इस फैक्ट्री की मशीन्स। सबसे अच्छी मशीन्स सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने से हम उसका प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि मशीनरीज बहुत महंगी हैं, उनको सही तरीके से रखा जाता है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल में किए जाते हैं, तो हम एक फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट पर पहुंच पाते हैं। फिर मैंने एक और ग्रिड का इस्तेमाल किया। अब हम बात करते हैं उस बात की जहां पर ये मशीनरीज लगी हुई थी, मतलब जो मैं कोर पे पहुंचा उस फैक्ट्री के, उस फैक्ट्री का एक्चुअल कोर क्या है, वो मशीनरी है। क्योंकि भाई साहब ने बोला कि वो जो मशीनरीज हैं उन पे ही अगर सारा फोकस किया जाए, सारा का सारा खेल जिस पूरी फैक्ट्री में मैनेज होता है उसका मेन करता धरता तो ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहीं रॉ मटेरियल जाता है, यहीं से फिनिश गुड निकलता है, और फिर हम तो सिर्फ बेचने के लिए कहीं और बैठे हैं। वो बेचने के लिए तो हम किसी शहर में जाकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन सारा खेल है इस जगह का। तो मुझे यहां पर आकर 2 देवता समझ में आए, एक मित्र और दूसरा विवस्वान। मित्र और विवस्वान उनकी वाणी में झलक रहे थे और उनको लगाने की बहुत जरूरत थी। विवस्वान आपके प्रोडक्ट को एक अपर लेयर देता है, एक नाम देता है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन यूनिट में लगाया तो उनके प्रोडक्ट को एक नाम मिलना स्टार्ट हुआ, जिसके लिए उन्होंने ये फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, क्योंकि नाम होगा तभी तो वो पैसा प्राप्त होगा। और मित्र इसलिए क्योंकि उनको उनके हिसाब के क्लाइंट मिल पाए, और फाइनल फुलफिलमेंट जिसके लिए उनकी वो इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिनके लिए वो इस फैक्ट्री को लगाकर बैठे थे और पैसा कमाना चाहते थे। बस हमने ये सब किया और 6 महीने के अंदर हमें रिजल्ट्स प्राप्त हुए और वो फैक्ट्री इस शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में सम्मिलित होने लगी। इस सभी चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्रियल वास्तु या फैक्ट्री वास्तु, किसी भी तरीके से ऐसा वास्तु करना जहां पर व्यापारी के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, तो आपकी समझ, आपकी सूझबूझ ही असली वास्तु करवाकर सामने वाले को असली रिजल्ट देती है। उसमें लैंड एनर्जीज के हिसाब से उसकी प्रकृति को चेंज करना, उसके प्रपोर्शंस को चेंज करना, रॉ मटेरियल को चेंज करना,
क्वालिटी को चेंज करना और अलग अलग रीजंस तक पहुंचना, किस कारण से ये फैक्ट्री नहीं चल रही या लॉस मेकिंग है, उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सभी चीजें करी जाती हैं। आने वाले जनवरी में 2021 में हम लोग इंडस्ट्रियल वास्तु का कोर्स करेंगे, जिसमें 21 तरीके की फैक्ट्रियों के ऊपर मैं अलग अलग केस स्टडीज के सहारे आप लोगों को यह सिखाऊंगा कि कैसे इंडस्ट्रीज का वास्तु किया जाता है और कैसे रिजल्ट्स दिए जाते हैं और उसके स्टेप्स क्या हैं और किस तरीके से आप एक परफेक्ट बिजनेस या इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।